Hello, study lovers in literature. Good morning. Today we will discuss a poem, the बाल poem. आज हम बात करेंगे द बाल पोयम। ये जनरली कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में प्रेस्क्राइब्ड पोयम है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पोइट की। जॉन एलिन बेरीमैन द्वारा ये पोयम कंपोज्ड हुई और बेरीमैन का जन्म 1914 में और इसकी डेथ हुई 1972। पोइट ऑफ अमेरिका, एन अमेरिकन पोइट, एक अमेरिकन पोइट है। और जब हम बात करते हैं अमेरिकन पोइट और कौन से एज का हुआ, जब हम बात करें तो 20th सेंचुरी का पोइट है। सबसे पहले जनरली जैसे हम पोइट्री को पढ़ने की बात करते हैं, क्या हम सबसे पहले पोएम की स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेटिव बात करें, फिर हम उसकी थीमेटिक बात करें और लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड लें। तो उसमें देखिए बच्चों, द बाल पोयम बाय बेरीमैन, इसकी आप बहुत सारे एडिशंस में और बहुत सारे डॉक्यूमेंट में, लिटरेरी डॉक्यूमेंट में, देयर इज नो सर्टेन डॉक्यूमेंट अबाउट इट्स कंपोजिशन। लेकिन ये आता है कहीं कि ये कविता अराउंड दिस पोएम अराउंड 1939 टू 1940 के लगभग ये कंपोज्ड की गई, लिखी गई। एंड जस्ट लेटर ऑन ये 1940s में इसके अराउंड ये पब्लिश हुई ये कविता। इसका जो है इंफॉर्मेटिव ये सूचना है। अब आप ये बात करेंगे कि ये जो पोएम है इसके इंफॉर्मेटिव स्ट्रक्चरल बात करते हैं तो ये क्या पोएम है? फ्री वर्स पोएम है। और जब फ्री वर्स आया तो आप समझ गए, बहुत सारी पोएम्स आपने पढ़ी है। फ्री वर्स मीन्स इरेगुलर स्टेंजाज, इरेगुलर मीटर और इरेगुलर राइम, जिसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। ठीक, अब स्टेंजाज की इंफॉर्मेशन के लिए हम यदि बात करते हैं स्ट्रक्चरल, तो ये आपका देर आर 4 स्टेंजाज। स्टेंजा कितने होंगे? 4 स्टेंजाज। कौन सा? स्ट्रक्चरल हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम थीमेटिक जब बात आती है, ये थीमेटिक इसमें हाउ मेनी स्टेंजाज एज पर द बेसिस ऑफ द थीम के बेस पर कितने स्टेंजाज इसमें है? देर आर 2 स्टेंजाज। थीमेटिकली हमारे पास 2 स्टेंजा। कौन सा? आपका फर्स्ट टू सेकंड जो आपका स्ट्रक्चरल स्टेंजाज है, ये तो आपका डेस्क्रिप्टिव है, इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और आपका थर्ड और फोर्थ जो स्टेंजा है, थर्ड फोर्थ, ये क्या है? आपका पर्सनल। और आपका क्या है? उसको हम बोल सकते हैं रेफ्लेक्टिव है। अब इतना जानने के बाद अब हम बात करते हैं, एक बच्चों आपको ये तो अच्छी तरह से हमारे पढ़ने और पढ़ाने में, स्पेशली मेरे साथ जुड़ने में आपको ये समझ आ गया कि हम लिटरेरी जो फिगर्स है और लिटरेरी टर्म्स है वो आप बहुत सारे पहचान गए। देखो, इस कविता को बारीकी से हम लेने का प्रयास करते हैं। तो यहां सबसे पहले आया द बॉल पोयम। यहां इसमें पोयम में एक तो है आपका बॉल, एक इसमें आएगा वाटर। ये आपके दोनों जो वर्ड्स है, आपका जो बॉल है
ये चाइल्डहुड का क्या करता है, चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम कह दें इनोसेंस, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। और वाटर जो आपका इसमें पोएम में यूज हुआ वो क्या है, फ्लो, और फ्लो ऑफ लाइफ, फ्लो ऑफ लाइफ को प्रेजेंट करता है। ये सिंबॉलिक वर्ड है, हम जब इसको बारीकी से देखेंगे। ठीक बच्चों, अब आप और दूसरी चीज आप इसमें समझने का प्रयास करेंगे तो लिटरेरी फिगर्स की बात करो आप। सबसे पहले देखो, ये देखो यहाँ पर गौ के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं है ना। यहाँ एंड देन के बाद आपका कोई पंक्चुएशन नहीं है। यहाँ देखो आफ्टर के बाद, वाटर के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं है। ये बॉय के यहाँ कोई पंक्चुएशन नहीं, डाउन के यहाँ पंक्चुएशन नहीं, वेयर के यहाँ पंक्चुएशन नहीं, ओके, नाउ के यहाँ पंक्चुएशन नहीं, टेक के यहाँ पंक्चुएशन नहीं। अब आप समझ गए कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, ऐसा होना, ये क्या है, एंजाममेंट। और एंजाममेंट ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम डिस्कस कर चुके, क्यों कहा जाता है एंजाममेंट। फिर इसमें क्या क्या है आपका, लिटरेरी फिगर्स में एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ, एलिट्रेशन, इसमें मेटाफर का प्रयोग हुआ, मेटाफर, इसमें एपोस्ट्रोफी प्रयोग हुआ, एपोस्ट्रोफे, ये प्रयोग हुआ। इसमें इस तरह से आपका लिटरेरी फिगर्स का प्रयोग है, जो हम निकालेंगे इसमें कहाँ कहाँ प्रयोग है। आप लाइन टू लाइन जुड़िए और अब हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो पोयम है इसमें आप देखो, पोइट स्टार्ट्स व्हाट्स द बॉय नाउ। यहां देखिएगा इस पोयम में, इस कंटेंट में कौन है प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट कौन है, बॉय, बॉय एक प्रोटैगोनिस्ट है। और इसके इर्द गिर्द सारी आपकी कंटेंट, सारा थीम घूमता है। लेकिन यहां सडन क्या स्टार्ट करता पोइट, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट बॉल। अरे ये बालक, ये लड़का जिसकी बॉल खो गई है, जिसकी गेंद खो गई है, अब वो क्या करेगा, अब वो क्या सोचता है। इसका मतलब यहां से पहले, इस पोएम से पहले आपको सिचुएशन लेनी पड़ेगी कि एक लड़का है और ये खेल रहा है बॉल, और ये अचानक इसकी बॉल खो जाती है। कहाँ, वाटर में, समंदर ले लीजिए, नदी ले लीजिए, वाटर सोर्स ले लीजिए, उसमें गिर गई। और ये सिचुएशन जो है यहीं से आपका पॉइंट स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do। अब ये क्या करने जा रहा है, ये क्या करेगा, क्या करेगा से मतलब ये यहां सिंबॉलिकली बालक को बताया। अब इसकी बॉल खो गई है, कवि यहां कह रहा है what is he to do। अब वो क्या करेगा, यहां आया what is to do, क्वेश्चन मार्क है। तो दैट मीन्स बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन इन द contextual reference, poet means now to the public, लोगों को ये बताना चाह रहा है कि कोई बालक जिसकी गेंद खो जाए। अब गेंद खो जाए, गेंद सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक क्या है, ये चाइल्डहुड का, बचपन का प्रतीक है। इनोसेंस, उसकी इनोसेंस, या फिर ये ले लीजिए
जिस तरह से बॉल किसी बालक से एसोसिएटेड रहती है और वो उसके आनंद का सोर्स होती है और वो खो जाए, तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल आप जो मान लीजिएगा समवन समवन एंड समवन हु इज डियर वन, डियर वन, कोई किसी बालक का बचपन की कोई चीज उसकी एसोसिएटेड उससे छिन जाए, तो दैट मीन्स आपको यहां बैकग्राउंड कवि से रिलेटेड ये है, शायद यहाँ पर्सनल, इसीलिए बैरीमैन की जो पोइट्री है और स्पेशली ये जो पोयम है उसकी सारी पोएम्स ही कन्फेशनल पोएम्स मानी जाती है। अपने दिल का जो दर्द है उसको कवि उजागर करता है कविताओं में, अपना पर्सनल उसको दुख। क्यों? इसमें आप देखिए बैकग्राउंड में पोइट के हम चलते हैं। व्हेन पोइट वाज अबाउट 12 years, जब कवि 12 वर्ष का था, ही लॉस्ट हिज फादर, उसने अपने पिता को खो दिया और फिर उसने कैसे सरवाइव किया, शायद इस तरह का दर्द कवि यहां बताना चाह रहा है और इसी तरह से सिंबॉलिकली बोल रहा है व्हाट इज इट डू आई सो इट गो, आई सो इट गो। इट किसके लिए आया यहां पर? बोल के लिए। इसे मैंने देखा जाते हुए, और जाते हुए कैसे, देखो यहां पर एक वर्ड यूज किया मैरीली बाउंसिंग, आ गया ना आपका। गेंद जो जा रही है कैसे जा रही है? मैरीली बाउंसिंग। यहां जब मैरीली बाउंसिंग यूज करता है ना बच्चों, तो आपको अब बात समझ में आ गया, ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया, पर्सोनिफिकेशन। पोइट ने बॉल को पर्सोनिफाइड कर दिया और ह्यूमन बीइंग कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैरीली बाउंसिंग। एक और चीज है, विजुअल इमेजरी का प्रयोग करता है। आप देखो किसी बॉल के लुढ़कते हुए बहुत तेजी से आगे की तरफ भागते हुए दृश्य सामने लाओ और वो कैसा लगता है देखने में? बहुत अच्छा। तो कह रहा मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन, सड़क के पार, डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर। आप एक और चीज देख सकते हैं, यहां देखिएगा वॉट, यहां वॉट, यहां मैरीली, यहां मैरीली। तो ये लिटरेचर में क्या कहलाएगा आपका? एनाफोरा, एनाफोरा। पोइट यूजेस आल्सो एनाफोरा, and anaphora means whenever in the poem's stanzas at a time in sequence two and more than two same words are applied is regarded or called anaphora, उसको anaphora कहेंगे। There it is in the water, कहां चली गई? पानी में, लुढ़कते हुए मैरीली कहां चले गई? पानी में। अब हमारे पास यहां पानी में चली गई हमसे नहीं कहा, क्योंकि एक वर्ड आपका कंट्रास्ट होगा, उसको बारीकी से समझेंगे। केवल पानी में चली गई मैरीली लुढ़कती हुई, उस बच्चे की बॉल, उस बालक की बॉल। अब नो यूज टू से, अब ये कहने का कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा नहीं है? ओ देर आर अदर बॉल्स, ये कहने का फायदा नहीं है। नो यूज टू से दैट अदर बॉल कैन बी अवेलेबल टू द चाइल्ड, टू द बॉय। उस बच्चे को, उस लड़के को दूसरी बॉल उपलब्ध करा दी जाएगी, इसका कोई फायदा नहीं है। पोइट क्या कहना चाह रहा है यहां पर? इस कविता में, पूरी कविता में एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉस, जीवन में, मानव जीवन में होने वाला जो नुकसान है,
हानियां हैं उससे अभ्यस अकस्टम्ड होने की यहाँ ये फिलोसॉफी है। फिलोसफिकल बोल रहा हूं, फिलोसॉफी है यहाँ पर गजब की। क्या फिलोसफी है? टू accept the loss, acceptance of the life hurdles, life burden। जिंदगी का जो बोझ है, जिंदगी की जो परेशानियां है, आपको कन्फेशनली हम बात कर रहे हैं। पोइट वाज ट्रबल्ड इन हिज चाइल्डहुड, हाउ ही वाज सर्वाइव्ड बाय हिज रिलेटिव्स आफ्टर हिज फादर्स डेथ। तो ये एक लड़के से जोड़ के जिंदगी की बात कर रहा है, और कभी भी यहाँ ये लेसन देना चाहता दार्शनिक तरीके से कि यदि हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे छिन जाती है, जैसे इस लड़के से इसकी बॉल इसे हाथ से छूटकर और लुढ़कती हुई कहाँ चली गई? पानी में चली गई, लेकिन अब कोई यूज नहीं है इस बात का कि उसके लिए दूसरी बॉल उपलब्ध करा दी जाए। आप देखो यहां पर ओ उसको एड्रेस किया गया, लेकिन आप देखेंगे यहां पर इस कविता की कंटेंट में वो लड़का किसी भी तरह से जवाब नहीं देता है, उसका एक्टिव यहां कोई रोल नहीं है। इसलिए इसमें क्या है? आपका एपोस्ट्रोफे है। पोइट क्या कह रहा है? एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल भाई, ड्यू टू इनोसेंस एंड अनएक्सपीरियंस्ड ऑफ द लाइफ। जिंदगी से वो इतना अनुभवी नहीं है, तो क्या हुआ? अल्टीमेट स्वाभाविक रूप से एज ए रिजल्ट शेकिंग, कांपता हुआ ग्रीफ, कैसा? दुख, फिक्सेज द बॉय, उसे फिक्सेज द बॉय से मतलब है दुखी कर देता है उस लड़के को। सैड, वो दुखी हो जाता है। और ये पंक्तियां बच्चों, दीज पोएम्स और दीज स्टेंजास हैज एफिनिटी। एफिनिटी, एफिनिटी एक पोयम मुझे याद आ रही है, हॉपकिंस की पोयम। हॉपकिंस की पोयम में भी इसी तरह की बात की जाती है। क्या? पोयम का नाम है स्प्रिंग एंड फॉल। स्प्रिंग एंड फॉल एक पोयम है हॉपकिंस की, स्प्रिंग एंड फॉल। उसमें मार्गरेट नाम की लड़की को एड्रेस किया, और वो क्या? गार्डन में जहां बैठी है वहां एक पीली पत्ती गिरती है, और उस पीली पत्ती को देखकर वो लड़की रोने लगती है, अपनी जिंदगी से जोड़ती है कि मेरा भी ऐसा ही हाल होगा क्या। और कवि उसे क्या करता है? यू आर नॉट अकस्टम्ड योर सोरो द रीजन ऑफ द सोरो। और यहां कवि यही कह रहा है, पोइट हैज सिंपैथी फॉर द चाइल्ड। और क्या कहा? एज ही स्टैंड्स रिजिड। अब देखिए उसकी क्या स्थिति हुई, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि उसकी जब बॉल पानी में चली गई तो उसकी क्या स्थिति हुई? बड़ा दुखी हुआ, और वो बिल्कुल रिजिड का मतलब है तनावा, स्टिफ, खड़ा हुआ, खड़ा रहा। स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, कांपने लगता है, से मतलब है बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। किसके लिए? फॉर द लॉस ऑफ बॉल। स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग डाउन समझ रहे हो ना? आपके हाथ से कोई चीज छूट जाए, आपकी प्रिय चीज चली जाए, तो फिर कैसे? स्टेरिंग, उसको निहारते रहना, देखते रहना, कैसे? सदमे के साथ। इसको यदि हम अप्लाई करते हैं यूनिवर्सल फिलोसफी से, तो यहां है टू लूज द डियर वन। किसी की जिंदगी से यदि उसका कोई प्रियजन खो जाए तो ऑल इज यंग डेज। अब यहां आपका क्लियर हो गया, ऑल इज यंग डेज, उसके बचपन की कोई प्यारी चीज, इनटू द हार्बर, बंदरगाह, हार्बर तो द प्लेस जहां पर बड़े जहाज आते जाते हैं, वेयर दिस बॉल वेंट,
ये चली गई, मीन्स उसकी प्रिय वस्तु छिन गई। ये इस पूरी टोटल लाइंस का मतलब है। थीम आपको क्लियर हो गई? लाइन टू लाइन हम चल रहे हैं। अब मैं स्पीड लेता हूं और आप इसके साथ साथ चलेंगे, टेक्स्ट बुक को साथ रखेंगे। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब देखिए, आई कौन है? यहाँ पोइट है। पोइट सेज दैट ही वुड नॉट डिस्टर्ब हिम। उसके बीच में नहीं आएगा। क्यों? अ डाइम। डाइम क्या? डाइम एक वहां की करेंसी है, और ये किसके? 10 सेंट के लगभग। अनदर बॉल इज वर्थलेस। अरे भाई, बॉल जो है और भी खरीदी जा सकती है। बॉल का प्राइस कॉस्ट कितनी होती है? एक सिंपल सी बात है, एक डाइम के बराबर, 10 सेंट के बराबर। लेकिन ये करना ठीक नहीं होगा, वर्थलेस। ये अच्छा नहीं होगा। क्यों? उपलब्ध तो करा दी जाएगी, संसार में कोई भी चीज दोबारा उपलब्ध करा दी जाएगी। इट्स नॉट इनफ फॉर द चाइल्ड, फॉर द बॉय। क्यों? बिकॉज all his childhood's memories associated to it, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस उसके साथ ज्यादा है। क्या कहा? नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले सेंसेस मीन्स समझता है, अनुमानित करता है, जानता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात की गई है। ये भौतिकवादी जो दुनिया है, इसमें पीपल विल टेक, लोग क्या करेंगे? बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। अरे भाई, दुनिया में यूनिवर्सल फिलॉसफी बता रहा है, इस तरह से दुनिया में लोग नुकसान पाते रहेंगे, उठाते रहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंस इस बात का नहीं है दैट मटेरियलिस्टिकली वर्ल्ड मेक अवेलेबिलिटी ऑफ दैट लॉस। नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज the association of that great lost as the dear one. And lost always little boy, ये लड़का, hand no one buys a ball back। आपको मैं जल्दी बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? बॉल और बैक, इन सब में एलिट्रेशन है, बाई एलिट्रेशन चल रहा है। कोई उसके लिए दोबारा ये दुनिया में, यानी थ्योरी क्या है? कोई बॉल नहीं खरीदे। क्या इससे ये मतलब है कि बॉल खरीदे जाने का कोई उपयोग नहीं? मनी इज एक्सटर्नल, यहां क्लियर कर दिया। पैसा, मनी से मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें, ये अलग बात है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है डियर वन, एंड दैट इज लॉस्ट दो इन द वर्ल्ड that can be available but no use, he is learning। अब यहां बताया है constant process of learning in the life। जिंदगी में मनुष्य कुछ खोकर सीखता है, और धीरे धीरे इस थ्योरी से वो अकस्टम्ड होता है कि जीवन की जो मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें हैं वो हमसे खो जाती है, और हमें उन्हें सहन करना चाहिए। वेल बिहाइंड हिज और डेस्पेरेट आईज, उसकी आंखों में क्या? उसकी नजरों में ये है अपना और नुकसान होना, उसकी नजरों से प्रतिबिंबित होता, रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? उसको बियर कर रहा है। यहां एक वर्ड आया एपिस्टो और मोलॉजी, ये आपको जानने का अच्छा वर्ड है। एपिस्टोमोलॉजी से मतलब है ऐसा विज्ञान, ऐसी थ्योरी और ऐसा शास्त्र जिसमें दुनिया की चीजों को खोने से, फिजिकल चीजों को खोने से उसके प्रति सहन करना सीखा जाता है। ये एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस आया ना?
हाउ टू स्टैंड अप, दुनिया के लोग, इट्स यूनिवर्सलिटी, वो जानते हैं कि कैसे कुछ खोकर अपने आप में बने रहना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, दुनिया के हर व्यक्ति को ये थ्योरी जाननी है। Everyone has to know, not only has to know, but they have to know, to take the practice to bear the burden of the life, and most know many days how to stand up. और दुनिया के ज्यादातर लोग ये समझते हैं, जानते हैं, से मतलब है फिलोसफिकल एंगल से यदि हम बात करते हैं तो पोइट कहना चाह रहा है ये दुनिया का एक तरीका है कि हमारी जितनी भी प्रिय वस्तुएं हैं, प्रियजन है, यदि हमसे खो जाते हैं तो इस दर्द को हमें सहन करना ही पड़ता है। और ये बालक, ये लड़का ये सीख रहा है इसके द्वारा। ये आपकी कविता बहुत शॉर्ट में हमने डिस्कस की। आई होप कि इसका मीनिंग आप तक पहुंच रहा है, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। आप इसको बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।